हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और आज का हमारा टॉपिक है चोल कला। चोल कला के बारे में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। चोल कला में हम ये देखते हैं कि चोलकालीन शासकों ने धार्मिक पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने खुद तो जो थे मूल रूप से वह शिव के उपासक थे, शिव की आराधना करने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी उसके अलावा भी उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को विष्णु के मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन और बौद्ध विहारों के लिए काफ़ी सारे अनुदान दिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह धार्मिक सहिष्णु से संबंधित थे। धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं देते हुए उन्होंने सभी धर्मों को समान मानते हुए उसके लिए कार्य किया। तो ये उस समय के शासकों की बहुत ही एक उपलब्धि, महान उपलब्धि कह सकते हैं। चोल काल में हम देखते हैं कि धार्मिक पक्ष में दो प्रकार के, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नैनार और आलवार कौन थे। ठीक है ना। दक्षिण भारत में नैनार और आलवार दो प्रमुख संप्रदाय हम कह सकते हैं। नैनार कौन थे? शिव के उपासक, जो भगवान शिव को मानते थे, उनकी उपासना करते थे, वह क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। और आलवार जो थे वह किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे, जो भगवान विष्णु को मानते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं मंदिर निर्माण की शैली। धार्मिक पक्ष को महत्व देते हुए चोलकालीन शासकों के द्वारा काफी सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। ऐसा कहा जाता है कि शासकों को अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उन्होंने मंदिरों के निर्माण पर भी काफी सारा अनुदान खर्च किया था, काफी सारा पैसा लगाया था मंदिरों के निर्माण के लिए। दक्षिण भारत के काफी सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि चोल काल का स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी। इससे पहले हम दो तीन शैलियां पढ़ चुके हैं, जैसे गांधार शैली हम पढ़ चुके हैं, नागर शैली हम पढ़ चुके हैं। चोलकालीन शासकों में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वह कौन सी थी? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने हुए हैं वह कौन सी शैली में बने हुए हैं? मुख्यतः ज्यादातर, है ना, कौन सी शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है आपके, द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, चोलकालीन कला साहित्य पे 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा जा चुका है, इसलिए 2021 में लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कम हो जाता है इसका महत्व। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है इसी टॉपिक में से। लॉन्ग में पूरा एक साथ नहीं पूछा जाएगा 6 नंबर में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से। तो आपको याद पूरा करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन तैयारी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करके शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पुटअप क्वेश्चन होता है आपका कि द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जैसे सभी मंदिरों में जो शैली थी उनकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। चोल काल में जो द्रविड़ शैली थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी इसकी, द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है मध्य में विस्तृत आंगन। मंदिर जो होता था उसके मध्य में विस्तृत आंगन होता था। विशाल और वर्गाकार विमान, विशाल व वर्गाकार या आयताकार भी मिलता है काफी जगह में। ठीक है ना। विशाल, वर्गाकार और आयताकार विमान, अलंकृत गोपुरम, ये सब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी। ठीक है ना। आगे जो भी अपन मंदिर वगैरह पढ़ेंगे उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। विमान क्या होता है, गौपुरम वगैरह क्या होता है, ये अपन अभी डिटेल में आगे से पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है ना। अलंकृत गौपुरम होता था। इसके अलावा अंतराल में सजावट के लिए, अंतराल में सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट, मंडप,
ठीक है ना। क्या क्या विशेष हो गई? मध्य में विस्तृत आंगन है, विशाल वर्गाकार आयताकार विमान, अलंकृत गोपुरम, अंतराल में सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट और मंडप जो थे, ये द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये सारी विशेषताएं पूछी जा सकती है। ओके, तो ये विशेषताएं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चोलकालीन सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जिस समय हमने इसके शासकों की उपलब्धियां पढ़ी थी, उस समय मैंने इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताया था। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर नाम से ही पता चल रहा है किसके द्वारा बनाया गया है? राजराज प्रथम के द्वारा, चोलकालीन प्रमुख शासक। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका स्थान कहाँ पर बना हुआ है? ये बृहदेश्वर मंदिर जो बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? तंजौर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तंजौर में बना हुआ है। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको अच्छे से, मैप में आपसे पूछा जा सकता है तंजौर किस जगह पर है, तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको तंजौर फिल करना है। तंजौर में राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। निर्माता कौन था? राजराज प्रथम, चोलकालीन शासक राजराज प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखो, राजराज से राजराजेश्वर तो आपको इजीली याद हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ लिया जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम सिमिलर ही है, चाहे आप राजराजेश्वर मंदिर बोलो चाहे आप बृहदेश्वर मंदिर बोलो, दोनों इक्वल है। ओके, ध्यान रखोगे आप। राजराजेश्वर मंदिर के द्वारा राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। काल क्या था इसका? 1003 से इसका काम शुरू हुआ और 1111 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। किसका? राजराजेश्वर मंदिर का। शैली जो है हमें मैंने बताई दी है, कौन सी शैली में बना हुआ ये मंदिर? द्रविड़ शैली के अंदर बनी हुई है। कौन सी शैली बनी हुई है? द्रविड़ शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। अब इसकी बनावट ये आपको दिख रहा है मैप में, आपको ये एक पिक दिख रही है, ये राजराजेश्वर मंदिर की पिक है। ठीक है ना। इसमें अपन को ध्यान रखना है, ये जो चीज होती है, जो आधार, ये है इसका विमान। ये क्या इसका? विमान। ये विमान हमको दिख रहा है आयताकार दिख रहा है, चौड़ाई में कम दिख रहा है, लंबाई में ज्यादा दिख रहा है। तो इसका विमान जो था, विमान का आकार कौन सा है? आयताकार। विमान का आकार कौन सा है? आयताकार। ठीक है ना। लगभग 160 मीटर तो है ये लंबा। कितना है? 160 मीटर तो है ये लंबा और 80 मीटर है इसका चौड़ा। 80 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। मीटर वगैरह ध्यान रखना है आपको, मीटर भी लिखना है साथ में। ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ाई है इसकी विमान की। ठीक है ना। विमान यानी ये जो आप आधार देख रहे हो, ये इसका विमान है। ठीक है ना। कितना लंबा है ये? 160 मीटर तो लंबा है और 80 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। फिर हम ये देख रहे हैं आयताकार विमान के बाद में ये जो इसकी ऊंचाई वगैरह हम देख रहे हैं, ये ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर ऊंची। कितनी है? 60 मीटर ऊंचा बना हुआ है ये। 60 मीटर ऊंचा होने के बाद में ये जो ऊपर गुंबद का जैसा दिख रहा है, वर्गाकार जो दिख रहा है आपको, इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर के ऊपर 3.5 मीटर ये और ऊंचा है। शीर्ष भाग पर क्या है? 3.5 मीटर शीर्ष भाग है इसका, जो ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो निज मंदिर है, गर्भगृह है। गर्भगृह कौन सा होता है? जहां पर देवी देवता की जो मुख्य मूर्ति रखी जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, जिस मूर्ति की, वह गर्भगृह में होती है। और उसके चारों ओर क्या होता है? एक प्रदक्षिणा पथ। कहीं पर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है? मंदिर के चारों ओर फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने की जो जगह होती है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ है इस मंदिर का, वह कितने मीटर चौड़ा था? 2.25 मीटर चौड़ा है, जिसमें कोई भी भक्त वगैरह जो होता था वह दर्शन करने के बाद में इतनी चौड़ाई में, ठीक है ना, इसमें लगभग मंदिर के अंदर वाला जो हिस्सा है वो इतना चौड़ा है कि जिसमें 2.25 मीटर चौड़ा है, जिसमें दर्शन करने के बाद में जो भी भक्त या श्रद्धालु होते थे वह चारों ओर फेरी देते थे, चक्कर लगाते थे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। राजराजेश्वर मंदिर दिखने में दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं स्तंभों को जोड़ जोड़ के इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है ना। एक साथ पूरे पत्थर एक साथ नहीं लगे हुए इसमें। तो इसकी ये विशेषता थी कि स्तंभों को जोड़कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है ना। स्तंभों को
जोड़कर मंदिर निर्माण किया जाता था। मंदिर निर्माण किया जाता था। ओके, तो ये दक्षिण भारत का चोल काल का सबसे पहला जो मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर जो है वह कौन सा है? राजराजेश्वर मंदिर। इसके ऊपर आपके क्या 4 नंबर का अलग से टिप्पणी पूछी जा सकती है कि चोलकालीन राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। उसमें आपको पूरा डिटेल में बताना है। निर्माण कहाँ हुआ इसका? तंजौर तमिलनाडु के अंदर। कब हुआ? 1003 से 1111 ईस्वी के मध्य में। किसके द्वारा करवाया गया था? चोलकालीन प्रमुख शासक राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये इसकी पूरी बनावट शैली आपको ध्यान है कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए। चोलकालीन जो भी मंदिर बने वो कौन सी शैली में बने गए थे? द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर है वह है गंगेकोंड चोलपुरम। इसका भी आपको ध्यान रहेगा कि गंगेकोंड चोल की उपाधि किस शासक के द्वारा, किस चोल शासक के द्वारा ली गई थी? पहले भी मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए गंगेकोंड चोल की उपाधि जिस व्यक्ति के द्वारा धारण की गई थी उसी व्यक्ति के द्वारा गंगेकोंड चोलपुरम की निर्माण किया गया। कहाँ बना हुआ है ये? कावेरी तट पर बना हुआ है। कावेरी तट पर इसका निर्माण किया गया है। निर्माता कौन था इसका? गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने ली थी? राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ध्यान होगा आपको कि गंगा घाटी का अभियान जब सफल हुआ था उस सफलता के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की गई थी और उसी के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई जिसको गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। और उसी राजधानी में ये मंदिर बना हुआ है जिसका नाम भी क्या है? गंगेकोंड चोलपुरम। और यहीं पर इसके आसपास ही लोगों के लिए, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए राजेंद्र प्रथम के द्वारा चोल गंगम नाम का एक तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है ना, जब आप आगे पढ़ने लग जाते हो तो पीछे का साथ में रिवाइज होता रहना चाहिए अगर उससे लिंक उससे जुड़ा हुआ है तो। ठीक है ना, जिससे क्या होगा एक के साथ एक जुड़ी हुई चीज अगर आप पढ़ते जाओगे तो आप पीछे का भी आपका रिवाइज होता रहेगा और नए के साथ में जोड़ते हुए आप पुरानी चीज को भी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, तो पीछे का साथ में जोड़ते हुए आपको चलना है साथ में। तो गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने और इसी के द्वारा कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया है। दिख रहा है आपको ये मंदिर? ठीक है ना। इस मंदिर की बनावट में क्या है? इस मंदिर की बनावट आपको देखने को मिल रही है कि आगे का जो गोपुरम है, गोपुरम कहते हैं मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे कहते हैं गोपुरम। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है गोपुरम। चोल काल में क्या होता था? मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या होती थी कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था, जो गोपुरम होता था, वो निज मंदिर के गर्भगृह से ऊंचा होता था। दिख रहा है आप लोगों को कि ये प्रवेश द्वार तो यहाँ तक ऊंचे तक बना हुआ है, जबकि गर्भ मंदिर जो निज मंदिर का जो शीर्ष है, शिखर है, इसको क्या कहते हैं? इसको शिखर कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो एंट्रेंस है जिसको हम एंट्रेंस कहते हैं ये होता है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम कहते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार जो होता है वह गोपुरम कहलाता है। ठीक है ना। गर्भगृह किसे कहते हैं? जहां पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ पर देखो सामने आपको एक नंदी की फोटो भी दिख रही है, ये भी इसकी विशेषता है। हालांकि इससे पहले अपन ने जो देखा था अभी बृहदेश्वर मंदिर जो था उसमें नंदी की पिक दिख नहीं रही है, बाकी इसमें भी क्या है, निज मंदिर के अंदर जो है एक नंदी स्थापित है। ठीक है। और जो गंगेकोंड चोलपुरम में भी क्या है, एक नंदी स्थापित है। अपन ने जैसा पढ़ चुके अपन पहले भी कि चोलकालीन जो शासक थे वो गायों को बहुत ही पूजनीय मानते थे, उनका बहुत ज्यादा महत्व था शासकों की नजर में, इसलिए यहाँ पर पूजनीय मानने के कारण कि मंदिर की और मुख करते हुए एक नंदी का पिक आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के वहां बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखो वो की विशेषता है कि स्तंभों को जोड़ जोड़ के मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंजिला विमान बनाया हुआ है। ये सबसे पहली विशेषता तो इसकी क्या है कि 8 मंजिला विमान बना हुआ है ये। और इसका जो आधार स्तंभ है जिसके ऊपर ये बेस जिसमें बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें पूरी लंबाई वगैरह नहीं दिख रही है, इसका जो बेस बना हुआ है वह कितना है? 106 मीटर तो क्या है ये चौड़ा है, सॉरी 106 मीटर क्या है लंबा है, चौड़ा नहीं है, 106 मीटर क्या है लंबा है। एक 106 मीटर तो क्या है इसकी लंबाई है और 50 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है।
8 मंजिला इसका विमान है, ठीक है। और सबसे ऊपर शीर्ष में एक शिखर बना हुआ है, गोल गुंबदकार का शीर्ष बना हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। एंट्रेंस पर नंदी की फोटो दिख रही है, द्वार पर भी 2 मूर्तियां स्थापित की हुई मिल रही है और स्तंभों को जोड़कर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो ये मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये आपको ध्यान रखनी। तो दोनों मंदिर पर अलग से टिप्पणी आपकी पूछी जा सकती है, तो डिटेल में आपको इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तक्षण कला। तक्षण कला में भी चोल शासक जो थे वह काफी निपुण थे। तक्षण कला में हमें क्या दिखती है? सबसे ज्यादा धातु की मूर्तियां हैं। मूर्तियां केवल धातु के अलावा और किन किन चीजों की बनती थी? पत्थरों की मूर्तियां बनती थी। धातु में जो है हमें मोस्टली मिलती है लोहे, सोने व कांसे की मूर्तियां हमें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। कांसे की जो मूर्तियां हैं वो तक्षण कला में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी। और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हम जो देखते हैं तक्षण कला में वो है कांस्य मूर्ति, कांसे की मूर्ति, जो कि किसकी है? नटराज की मूर्ति। किसकी है? नटराज शिव की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, ठीक है ना। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष में मिली है ना, वैसे की वैसे चोल काल में नटराज की जो कांसे की मूर्ति है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आज वर्तमान में भी संगीत के क्षेत्र में जैसे कोई शील्ड वगैरह दी जाती है ना, प्राइज वगैरह दिया जाता है, तो उसमें एक नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, बिल्कुल गोल, पीछे प्रभामंडल बना हुआ था और बीच में पूरी फोटो बनी हुई थी, डांस करते नर्तकी की तरह, ठीक है ना, नर्तकी की तरह, जिसमें क्या आता है? अर्धनारीश्वर का रूप दिखता है। एक तरफ शिव का रूप है और दूसरी तरफ नारी का रूप दिया गया। तो अर्धनारीश्वर का रूप उसमें दिखाई देता है, जो नटराज की मूर्ति है, मतलब शिव जी को डांस करते हुए, ठीक है ना, नाचते हुए उसमें बताया गया है। वह मूर्ति आज भी संगीत के क्षेत्र में प्राइज के रूप में दी जाती है। तो वो जो मूर्ति है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे गुप्त काल से उसकी परिपक्वता की जो शुरुआत है वो गुप्त काल में हुई थी। कांसे की मूर्ति जो उस समय की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा तक्षण कला के अलावा हम मूर्ति कला भी देखते हैं। तो जो मूर्तियां हमने गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिरों की मूर्तियां हैं या चाहे बृहदेश्वर मंदिर की जो मूर्तियां हैं बहुत ही परिपक्वता से बनाई गई है। धार्मिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उस समय की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। मूर्तिकला के अलावा हम देखते हैं उस समय की जो चित्रकला है, चित्रकला में हम देखते हैं कि बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर, और वह किससे पूरे परिलक्षित हैं? अजंता की दीवारों पर, अजंता की गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए हैं उन्हीं से प्रभावित होते हुए यहाँ के दोनों मंदिरों के पर भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है। तो ये उस समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं कि उस समय की तक्षण कला लो, चाहे मूर्ति कला लो, चाहे चित्रकला लो, चाहे धातु कला लो, सब में चोलकालीन शासक जो थे वो बहुत ही परिपक्व थे। उनके द्वारा जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता था आज वर्तमान में भी वो काफी उन्नत और धीरे धीरे उसमें और ज्यादा उन्नति। वैसे तो कहा जाए तो दक्षिण कला क्षेत्र में, धातु कला क्षेत्र में सर्वोत्तम उन्नति जो हुई थी वह चोल काल के अंतर्गत ही हुई थी। सबसे परिपक्व या सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण भी किसके अंतर्गत हुआ था? चोल काल के अंतर्गत ही किया गया था। तो दक्षिण कला के क्षेत्र में भी चोल का शासक बहुत ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आता है कला के बाद में आता है चोलकालीन साहित्य। चोलकालीन साहित्य जो है वह 2 भाषाओं में मुख्यतः लिखा गया है। कौन कौन सी भाषा? एक तो भाषा है तमिल भाषा और दूसरी है संस्कृत भाषा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि चोलकालीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो चोलकालीन साहित्य जो है तमिल और संस्कृत भाषा में रचा गया या लिखा गया। चोलकालीन साहित्य जो लिखा गया उसमें काफी सारे शासकों के द्वारा आश्रय दिया गया था अपने दरबारी कवियों को, और उन्हीं के निर्देशन में रहकर साहित्य का कार्य या रचना का कार्य किया गया। अब प्रमुख रूप से कौन कौन सी रचनाएं वो हम देखते हैं। यहाँ पर तो है रचना का नाम और यहाँ पर उसका रचनाकार का नाम जिसके द्वारा उसका रचना की गई है। ओके, सबसे पहला रामावतार ग्रंथ जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? कंबन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? कंबन के द्वारा। चोल काल का सबसे प्रसिद्ध कवि जो था वह कौन था? कंबन था। किसके काल का था ये? कुलोतुंग तृतीय के काल का। कुलोतुंग तृतीय के काल का दरबारी कवि था, और कंबन के काल को या कुलोतुंग तृतीय के काल को तमिल साहित्य का या संगम साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तमिल साहित्य का या तमिल साहित्य को हम और क्या कहते हैं? संगम साहित्य भी कहते हैं, या चोल काल भी कह सकते हैं कि चोल काल का
गोल्डन पीरियड जो था, ठीक है ना, गोल्डन पीरियड जो था वह किसका काल था? कुलोत्तुंग तृतीय का काल था, जिसका दरबारी कवि कौन था? कंबन, जिसका किसकी रचना की गई? रामावतार ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कलितुंग पर्णी। कलितुंग पर्णी जो था रचना जो थी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? जैन गोंदार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जैन गोंदार के द्वारा की गई थी। यह भी चोलकालीन प्रमुख कवियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट रचना है परिया पुराणम। परिया पुराणम की रचना किसके द्वारा की गई? शक्किलार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? शक्किलार के द्वारा इसकी रचना की गई। नेक्स्ट है नलबैम। नलबैम की रचना किसके द्वारा की गई? पुलगैंदी की रचना। रचनाएं आपको सारे याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में किसी भी रचना का नाम देकर उसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है, या रचनाकार का नाम देकर उसकी रचना के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तिरट्टोंड पूर्णम की रचना किसने की? शेखर ने की। तिरुविलाई यादल पूर्णम की रचना किसने की? नंदी के द्वारा की गई। रामानुज नुरंदादी की रचना अमुदनार के द्वारा की गई। शिव कोशिंद मणि की रचना तिरुकदेवर के द्वारा की गई। विरासोलियम की रचना बुद्धमित्र के द्वारा की गई। और नन्नौर की रचना किसके द्वारा की गई? पबंदी के द्वारा की गई। तो चोलकालीन साहित्य जो कि तमिल और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उस समय की शासकों के द्वारा इतने सारे विद्वानों को और कवियों को आश्रय दिया गया था, जिसके कारण से इतना सारा साहित्य चोल काल के अंतर्गत लिखा गया। ठीक है, जिससे हमें चोलकालीन प्रशासन की, उस समय के इतिहास की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलहण की रास तरंगिणी। इसके ऊपर आपका 6 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, कि कलहण की रास तरंगिणी का पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, डिटेल में पूरा बताना है आपको इसके अंदर, या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी कलहण की रास तरंगिणी के बारे में पूछा जा सकता है। और 1 नंबर में तो कुछ एक क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको बता दूंगी, वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। परिचय में किसका परिचय पढ़ेंगे हम? कलहण, जो कि कवि हैं, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? रास तरंगिणी। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहण। या क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है कि कलहण की पुस्तक का नाम बताइए, तो कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? रास तरंगिणी उसकी पुस्तक का नाम था। अब जो कलहण थे, कलहण कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है ना, जगह कौन सी थी? कश्मीर के रहने वाले थे। और लोहर वंश के राजा, लोहर वंश के राजा हर्षदेव, लोहर वंश का राजा कौन था? हर्षदेव। हर्षदेव का महामात्य, हर्षदेव के कौन थे? महामात्य, जिसका नाम क्या था? चंपक। ठीक है ना, लोहर वंश के राजा हर्षदेव के महामात्य कौन थे? चंपक। इनके पुत्र कौन थे? कलहण। याद आ जाएगा, लोहर वंश में कश्मीर के लोहर वंश के राजा हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र कौन थे? कलहण थे। और संगीत मर्मज्ञ, यानी संगीत के ज्ञाता, संगीत के महानुभाव कौन? कनक। ठीक है ना, कनक के अग्रज थे। अग्रज का मतलब क्या था? अनुज और अग्रज दो होते हैं, अनुज यानी छोटा भाई और अग्रज यानी बड़ा भाई, यानी कनक के बड़े भाई कौन थे? कलहण। ये तो हो गया इनका परिचय। क्या परिचय लिखोगे? कि लोहर वंश के राजा हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र थे और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका रचना काल, कि कलहण की रास तरंगिणी जो पुस्तक है वह कब लिखी गई। तो इसका रचना काल जो है 1147 ईस्वी से 1149 या 50 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है ना, इसमें भी काफी विवाद मिलेगा आपको जगह जगह पे, कहीं 18 से 1148 से 50 मिलता है, कहीं 47 से 49 मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1147 ईस्वी से लेकर 1149-50 ईस्वी के मध्य में कलहण के द्वारा रास तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट आता है जानकारी। इस पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कलहण की पुस्तक रास तरंगिणी से किसकी जानकारी मिलती है, या कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। ठीक है ना, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है हमें? कलहण की पुस्तक रास तरंगिणी से। कब से कब तक का मिलता है? इसमें प्रारंभिक समय से कौन कौन सी जानकारी मिलती है? प्रारंभिक समय। अब प्रारंभिक समय कहाँ से माना जाता है? महाभारत काल में। ठीक है ना, प्रारंभिक समय जो है वह महाभारत काल से माना जाता है।
प्रारंभिक समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है, ठीक है ना, ये जो रचना काल है ना, यहाँ तक की पूरी, ठीक है ना, जो इसका खुद का टाइम पीरियड है, किसका, कलहण का, ठीक है ना, से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का, 12वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी से। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कलहण ने जिस समय राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की, उस समय कश्मीर का शासक कौन था, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। तो जय सिंह के शासन काल में राजतरंगिणी की रचना की गई। जय सिंह के शासन काल में, या हम कह सकते हैं कलहण के आश्रयदाता कौन थे, जय सिंह। जय सिंह के शासन काल में इसकी रचना की गई। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजतरंगिणी के उद्देश्य। 2 नंबर के क्वेश्चन में अलग से पूछा जाता है कि कलहण के द्वारा लिखी पुस्तक राजतरंगिणी का उद्देश्य क्या था। कलहण ने जो पुस्तक लिखी उसके पीछे 3 उद्देश्य थे। क्या क्या बताना चाहता था? सबसे पहले तो वो बताना चाहता था राजतरंगिणी के उद्देश्य में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगे, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देना, पहला उद्देश्य था इसका। दूसरा, पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों का मनोरंजन करना भी उसका प्रमुख उद्देश्य था। उसको ऐसा लगता था बोरियत नहीं लगी बुक को पढ़ने पर, ठीक है ना, तो पाठकों का मनोरंजन करना भी उसका प्रमुख उद्देश्य था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, अतीत से शिक्षा लेना। उसका ये मानना था कि पास्ट में जो गलतियां जिनके द्वारा की गई है, भविष्य में उन गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। उनसे कुछ सीख लेकर हमें अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए कार्य करना चाहिए। तो अतीत से शिक्षा लेना भी इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देना, दूसरा, पाठकों का मनोरंजन करना, और तीसरा, अतीत से शिक्षा लेना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है राजतरंगिणी का प्रमुख अर्थ क्या है। राज का मतलब होता है राजा, तरंगिणी होता है नदी, यानी राजाओं की नदी। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, राजाओं की नदी। अब राजाओं की नदी से क्या मतलब है, इसका भावार्थ क्या होगा, राजाओं का समय प्रवाह। राजाओं का समय प्रवाह कहने का मतलब है कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से राजा आए, उन सबके राजाओं के समय के साथ में संपूर्ण जानकारी देना किसका महत्व उद्देश्य हो गया, राजतरंगिणी का। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी है, इसका पुस्तक का नाम इसीलिए रखा गया राजतरंगिणी। कहने का मतलब यही है कि इस पुस्तक को ये नाम से पता चल जाए कि इस पुस्तक के अंदर कश्मीर के राजाओं की जो वंश दर पीढ़ी जिन जिन शासकों का शासन समय था, उनके समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक कौन थे, कलहण थे। भाषा, कौन सी भाषा में इसको लिखा गया है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसके अंदर 8 तरंगे हैं, जिसको हम अध्याय कह सकते हैं, ठीक है ना, तरंग का मतलब अध्याय। 8 तरंगे हैं। श्लोक कितने हैं, 7226 श्लोक हैं। कितने श्लोक है इसके अंदर, 2,0826 श्लोक है इसमें, ठीक है, 2,0826 श्लोक इसके अंदर लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। हालांकि ये जो रचना की गई किस में की गई, कविता के रूप में की गई। इसकी रचना किस में की गई है, कविता के रूप में इसकी रचना की गई है। कविता के रूप में इसकी रचना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इन तरंगों में किस किस का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला 1 से जो 3 तरंग है, इसमें हमें कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है।
अब जैसा कि कल्हण जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना कर रहा है, इसको लिख रहा है, तो उसने कश्मीर के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए किस पर बल दिया था? जो लोगों के द्वारा मौखिक आख्यान दिए गए थे, मतलब उसने वो लोगों के पास खुद गया व्यक्तिगत रूप से, और जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि आपसे पहले कौन कौन से शासक थे, आपने किस किस का काल देखा था, और जो पुराने प्राचीन पुरातात्विक स्रोत थे, जो पुरातात्विक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के आधार पर जो विवरण उसको मिला वह सारा विवरण उसने किसके अंदर लिखा है? 1 से 3 तरंगों के अंतर्गत लिखा है। तो इसमें ज्यादा बल किसका दिया? मौखिक आख्यान, मौखिक आख्यान, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक ग्रंथ, पुरातात्विक ग्रंथ आदि के सहयोग से, आदि के सहयोग से मिला विवरण इसमें शामिल किया गया है। इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 4 से 6 जो तरंगे हैं, इस समय में भी कल्हण स्वयं उपस्थित नहीं था, तो इसमें भी ग्रंथावलोकन के आधार पर ही वर्णन किया गया है। ग्रंथों का अवलोकन करके, ग्रंथावलोकन के आधार पर इसकी रचना की गई। आधार पर इसकी रचना की गई। अब ये जो तरंग है, इसके अंदर हमें 2 प्रमुख वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सा है? कारकोट और उत्पल वंश। कौन कौन सा है? कारकोट व उत्पल वंश। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 4 से 6 तरंगों में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के 4 से 6 तरंगों में कारकोट और उत्पल वंश के शासकों की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। वंश के शासकों की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 7 से 8 तरंगे। 7 से 8 तरंगे में क्या है? कल्हण का वर्तमान काल जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना, उन सब का वर्णन उसने व्यक्तिगत रूप से, उसकी व्यक्तिगत रुचियों, उसके व्यक्तिगत ज्ञान पर सारा ये आधारित किया गया है। ठीक है ना, व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित, व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित विवरण इसमें शामिल किया गया है। यानी अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक का, यानी जिसमें इसकी रचना की गई है, उन सारे ज्ञान को उसने इसमें शामिल किया है। और इसके अंदर लौहर वंश की, ठीक है ना, उसकी भी संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अंदर लौहर वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके पिता खुद थे भाई लौहर वंश के अंदर, तो वह ज्यादा वास्तविक चीजें उसके इसमें लिखी गई। इसमें इसके अंदर लौहर वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये तीनों तरंगे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 1 से 3 तरंग, 4 से 6 तरंग और 7 से 8 तरंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महत्व। महत्व पे 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक का महत्व बताइए। तो सबसे पहली चीज तो अपनी नोट करने की वह कौन सी है कि इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से प्रारंभिक कश्मीर के
प्रारंभिक कश्मीर के इतिहास से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरी प्रमुख उसकी विशेषता है कि इस पुस्तक में उसने केवल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ही डिटेल में नहीं दिया है, उसने इस पुस्तक में शासन व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक स्थिति के साथ साथ लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। तो क्या रह जाएगा, क्या लिखोगे कि इस पुस्तक में कश्मीर के राजनीतिक जीवन के साथ सामाजिक व आर्थिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। आर्थिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। तीसरी चीज ये है कि उस पुस्तक में पक्षपातपूर्ण विवरण किया गया, यानी किसी एक पक्ष के बारे में, किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेते हुए डिटेल में नहीं दिया गया है, पक्षपातपूर्ण विवरण इसमें मिलता है। इस पुस्तक में पक्षपात से रहित, बिना पक्षपात की, ठीक है ना, इस पुस्तक में पक्षपात रहित विवरण मिलता है। मतलब इसके अंदर जिन शासकों का उसने वर्णन किया है, उल्लेख किया है, उन शासकों के गुण और अवगुण दोनों का उसने बेबाक तरीके से वर्णन किया है। कई बार क्या होता है कि जिन शासकों के अधीन रहकर कवि के द्वारा उसकी रचना की जाती है, उस शासक की बढ़ाई चढ़ाई या अतिशोक्तिपूर्ण उसका वर्णन किया जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं अकबरनामा है, अकबर के काल में जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, या चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, जयानक की पृथ्वीराज विजय है, यानी जिस लेखक के अधीन रहकर जिन शासक के अधीन रहकर लेखक ने वो रचना का कार्य किया है, वह अपने आश्रयदाता जिसके अधीन रहकर वो कार्य कर रहा है, उनके अवगुणों को कभी भी प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये कलहण की एक महान उपलब्धि है कि उसने इसके अंदर शासकों के गुण और अवगुण दोनों का ही डिटेल में वर्णन किया है। ठीक है ना। इस पुस्तक में कलहण द्वारा शासकों के गुणों के साथ साथ उनके अवगुणों का भी वर्णन किया गया है। उनके अवगुणों का वर्णन भी स्वतंत्र तरीके से किया गया है। यहां तक कि कलहण जयसिंह के काल में इसकी रचना करा था, तो जयसिंह की भी उसने जो विशेषताएं थी उनका भी उल्लेखन किया है और उसके जो अवगुण थे उसका भी उल्लेख किया है। तो जयसिंह के आश्रय में से उनके शासन काल में रहा है, उनका आश्रय प्राप्त नहीं था, ठीक है ना, उनके शासन काल में रचना की है। जयसिंह के आश्रय में या उसके शासन काल में लिख सकते हैं हम, जयसिंह के
शासन में रहते हुए भी कलहण द्वारा उनके गुण अवगुण को बताया गया है। उनके गुण अवगुण को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें केवल ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती, पुराने समय में कौन कौन सी गलतियां की जा चुकी हैं, उनसे भविष्य में कैसे उनकी सहायता लेकर अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है, उनका भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें ऐतिहासिक विवरण के साथ साथ ऐतिहासिक विवरण के साथ भविष्य को सही दिशा देने की भी जानकारी मिलती है। सही दिशा देने की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो रचना है निष्पक्ष व बिना भय के लिखी गई है। ठीक है ना, तो ये सारा महत्व आपको ध्यान रखना है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आपके जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल से महत्व लिखना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बहुत टाइम हो गया हमको सेकंड लेसन पढ़ते हुए, और सेकंड लेसन का जो लास्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।